श्री निशिकांत दुबे। यहाँ से बोलने की इजाजत मांग। धन्यवाद सभापति महोदय। सबसे पहले तो मैं वित्त मंत्री जी को झारखंड और खासकर गोड्डा की जनता की तरफ से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने उस बैकवर्ड रीजन के बारे में ध्यान दिया। पहली बार किसी वित्त मंत्री ने उसके लिए सोचा, मेगा क्लस्टर दिया। इसके लिए मैं दादा को जनता की तरफ से धन्यवाद देता हूं। ये बात सही है कि वित्त मंत्री जी सोचते हैं। जैसे मैं एक गांव का लड़का हूं, पैदल चला हूं, दादा भी उसी तरह से गांव से आए हैं और माननीय जसवंत सिंह जी इस बातों को कह रहे थे। ठीक उसी तरह की बातें इस बजट में मैं देखने का प्रयास कर रहा था, लेकिन या तो मुझे जानकारी नहीं है या जसवंत सिंह जी जो कह रहे थे कि ये बजट कहीं न कहीं मुझे बैलेंस करते हुए डायरेक्शन लेस नजर आ रहा है। और उसमें मैं बहुत ज़्यादा मनरेगा, हेल्थ, सब्सिडी इस पर नहीं जाना चाहता। मैं केवल 2-3 चीज़ों पर जाना चाहता हूं। मैं नहीं बात करना चाहता कि यूआईडी में दादा ने क्या किया। स्टैंडिंग कमेटी, दादा बार बार हम लोगों को सिखाते रहते हैं कि ये इस पार्लियामेंट का जो ताकत है वो सबसे बड़ा है, इस पार्लियामेंट का जो डिसीजन है वो बहुत बड़ा है। यूआईडी में स्टैंडिंग कमेटी ने यूआईडी रिपोर्ट को जो है रिजेक्ट कर दिया है, उसके बावजूद भी यूआईडी में इन्होंने पैसा दिया है। वो किस आधार पर पैसा दे रहे हैं ये दादा ज़्यादा बता सकते हैं। मैं एनपीए जो हो रहा है, जो इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, और जिस तरह से माननीय जसवंत सिंह जी ने कहा कि देश के लोग भाग रहे हैं, यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट कोई डिसीजन ले रहा है, दादा रेट्रोस्पेक्टिव जो है कानून बदल रहे हैं, किस कारण से कर रहे हैं, इस कारण से क्या माहौल हो रहा है, उस पर मैं बहुत ज़्यादा बहस नहीं करना चाहता। लेकिन जो फ्यूल, फर्टिलाइजर और फूड, ये जो 3 F है, फ्यूल, फर्टिलाइजर एंड फूड, इसके सब्सिडी के बारे में चूंकि दादा ने जिक्र किया है उसके बारे में बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले मुझे लगता है कि जहां सबसे बड़ी चूक हुई है, इस पूरे बजट में टूरिज्म सेक्टर के बारे में एक भी शब्द नहीं बोला गया। एक भी शब्द टूरिज्म के बारे में नहीं बोला है और मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं मिस हो गया है। क्योंकि जो प्लानिंग कमीशन का ये ड्राफ्ट रिपोर्ट है, वो ड्राफ्ट रिपोर्ट ये कहता है कि द वर्ल्ड ट्रेवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री अकाउंट्स फॉर $7,340 billion of global economic activity, and this is forecasted to grow to $14,382 billion by 2019। इतना बड़ा स्टेक है और उसी में ये ड्राफ्ट रिपोर्ट कहता है कि 8% जो यहाँ के लोगों का एम्प्लॉयमेंट है, जॉब है, वो टूरिज्म इंडस्ट्री देगी। मैं जिस जहाँ से आता हूँ वो टूरिज्म का बहुत बड़ा हब है, 4 से 5 करोड़ लोग हमारे यहाँ जाते हैं। उसके लिए एक सर्किट बनाने की बात हुई थी, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात हुई थी, एयरपोर्ट बनाने की बात हुई थी, रोड बनाने की बात हुई थी, रेल बनाने की बात हुई थी, स्किल डेवलपमेंट की बात हुई थी। ये कितना बड़ा मिस है, इसके बारे में दादा यदि सुधार करें तो मुझे लगता है कि अच्छा होगा। दूसरा मेरा जो मेन कंसर्न है कि जैसे पहले जमाने में होता था क्या कि कहीं भी कोई बम फट जाता था तो कहता था कि ये आईएसआई का काम है। ये वर्षों तक चलता रहा, 40 साल 50 साल तक चलता रहा। वैसे वो अब ये होम मिनिस्टर जो है उसके बारे में एक अलग व्यूज रखते हैं कि कोई हरा टेररिज्म हो गया, कोई नीला टेररिज्म हो गया, कोई रेड टेररिज्म हो गया, कोई सेफ्रन टेररिज्म हो गया। लेकिन अभी जितना भी क्राइसिस है, सब क्राइसिस के जड़ में यूरोजोन दिखाई देता है। और ये दादा का जो बजट स्पीच है और जो इकोनॉमिक सर्वे है, इकोनॉमिक सर्वे ये कह रहा है, इकोनॉमिक सर्वे ने कहा कि द यूरोजोन दो डिस्टिंक्ट फ्रॉम द यूरोपियन यूनियन इज ए मेजर सबसेट ऑफ द ईयू। द यूरोजोन एंड ईयू अकाउंट फॉर अबाउट 19 and 25% respectively of global GDP. The EU is major trade partner of India, accounting for about 20% of India's export and is an important source of foreign direct investment. The IMF has forecasted that Eurozone is likely to go through a mild recession in 2012. और उसी के आधार पर दादा अपने बजट भाषण में कहते हैं, पहला ही लाइन उनका शुरू होता है कि द इंडियन इकोनॉमी दिस वाज ए ईयर ऑफ रिकवरी interrupted when 1 year ago I rose to present the budget. The challenges were many. The budget was presented in the first glimmer of hope, but reality turned out to be different. The sovereign debt crisis in Eurozone intensified. Political turmoil in Middle East injected widespread uncertainty.
क्रूड ऑयल प्राइसेस एक्सेट्रा। अब मैं यूरोपियन कमर्शियल बैंक की जो रिपोर्ट है उसको मैं कोट करना चाहूंगा। यूरोजोन क्राइसिस में जो ईसीबी की रिपोर्ट मार्च 2012 में जो ईसीबी की रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट क्या कह रही है? वो रिपोर्ट ये कह रही है, वो ये कहती है कि इन एन एनवायरमेंट ऑफ इंप्रूविंग फाइनेंशियल मार्केट कंडीशंस, सर्वे इंडिकेट्स कंफर्म फर्दर साइंस ऑफ stabilization in global economic activity. While growth has been dampened by structured impediments in advanced economics, in emerging market it remains solid. Inflationary dynamics in advanced economics have remained relatively contained over recent months. In emerging economies, inflation rates have declined lately, although inflationary pressure persists. वो कह रहा है कि रिकवरी हो रही है, और जब रिकवरी हो रही है तो 9% ग्रोथ की जो बात कह रहे हैं, जो प्लानिंग कमीशन का ड्राफ्ट रिपोर्ट कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं, और उसमें यूरोजोन का क्राइसिस आईएसआई की तरह क्यों दिखाई देता है? और ईसीबी की रिपोर्ट में हम कहां खड़े हैं, अमेरिका कहां खड़ा है, इको कहां खड़ा है, मैं उसी की रिपोर्ट को कोट कर रहा हूं। वो ये कहता है कि यूनाइटेड स्टेट्स, यूएस के बारे में वो कहता है कि इन द यूनाइटेड स्टेट्स इकोनॉमिक एक्टिविटी कंटिन्यू टू ग्रेजुअली गेन मोमेंटम। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये ईसीबी की रिपोर्ट कह रही है। और वो ये कह रहा है, जैसे अभी के.एस. राव साहब बोल रहे थे, वो कह रहा है कि रियल जीडीपी इंक्रीज्ड बाय 3% इन एनुअलाइज्ड टर्म्स इन द फोर्थ क्वार्टर 2011। ये अमेरिका की बात ईसीबी कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। इसके बाद जापान, जिसके बारे में कहा गया कि जापान में सुनामी आ गया, जापान में क्राइसिस आ गया, इसके कारण हिंदुस्तान की हालत खराब है, ये क्या कह रहा है? While price developments are concerned, annual headline CPI inflation stood at 0.1% in January 2012, up from only 0.2% in the previous month, partly on account of increase in prices of food. वो ये नहीं कह रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण हो रहा है। जापान की इकोनॉमी के बारे में ईसीबी की रिपोर्ट ये कह रही है। यूके के बारे में क्या कहती है? इकोनॉमिक, ये यूके के बारे में कह रही है कि इन द यूनाइटेड किंगडम इकोनॉमिक एक्टिविटी अपीयर्स टू बी बॉटमिंग आउट इन द फोर्थ क्वार्टर ऑफ 2011. रियल जीडीपी डिक्लाइंड बाय 0.2% quarter on quarter, but monthly data since 2011 have generally been favorable. ये ईसीबी की रिपोर्ट कर रही है। Just a minute. See, first we said 7 o'clock is the discussion. Now, according to minister's request, they extended to 8 o'clock. Therefore, the discussion up to 8 o'clock. Then afterwards, 0 hours. Afterwards, after the 8 o'clock. अब यूयू मेंबर्स की बात लीजिए। डेनमार्क और स्वीडन के बारे में ईसीबी की रिपोर्ट जरूर कहती है कि वो परेशानी हो रही है, लेकिन वो कहता है कि इन टर्की इकोनॉमिक एक्टिविटी रिमेन्ड स्ट्रॉन्ग विथ रियल जीडीपी ग्रोइंग बाय 8.2% पर ईयर। और इसके बाद ये कहता है कि टर्किया, लीरा, रसिया और इस तरह की जितनी कंट्री है उसमें हमारी इकोनॉमी जो है रोबस्ट हो रही है। और वो एशिया के बारे में जो प्रेडिक्शन कहता है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। वो कहता है कि इन इमर्जिंग एशिया इकोनॉमिक ग्रोथ हेल्ड अप वेल इन द फोर्थ क्वार्टर 2011 डिस्पाइट वर्सनिंग ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशन। एक्सपोर्ट ग्रोथ स्लोड सिग्निफिकेंटली इन द लास्ट क्वार्टर ऑफ 2011, partly on account of drop in global demand, while investment remained weak as a result of heightened volatility of capital flows and lagged effects of a tightening of domestic monetary policies. But in China, economic growth has continued to accelerate in recent moments. और इंडिया के बारे में कहता है कि इन इंडिया इन द फोर्थ क्वार्टर ऑफ 2011 real GDP growth decreased slightly from 6.7% to 6.3%। और उसमें वो कह रहा है कि ये क्यों ड्रॉप हो रहा है? ये ड्रॉप हो रहा है मैन्युफैक्चरर्ड प्रोडक्ट्स एंड कमोडिटीज जो है उसके बारे में डिक्लाइन। तो हम अपनी पॉलिसी के आधार पर, और मैन्युफैक्चरर्ड ग्रोथ या इन्वेस्टमेंट का क्यों डिक्रीज है? डिक्रीज ये है कि हमारा एनपीए बढ़ रहा है, हमारा जो इंटरेस्ट रेट है वो हम बढ़ा रहे हैं। और उसके लिए जो पॉलिसी है, मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने
को एक रूलिंग दे दी, आप इन्वेस्टमेंट को, जो मैंने अपने यहां से स्टार्ट किया, कि आप इन्वेस्टमेंट को कैसे रोक रहे हैं। यदि कोई अखबार में छप जाता है कि 10.5 लाख करोड़ का स्कैम हो गया, तो अभी आपने खुद ही कहा कि सीएजी ने कहा कि उस तरह का कोई स्कैम ही नहीं हुआ। उसी तरह से यदि किसी एक कंपनी को, मान लीजिए कि एक कंपनी के कारण आपको परेशानी हो रही है, लेकिन आप रेट्रोस्पेक्टिव यदि बदलेंगे तो लोगों को क्या लगेगा, वर्ल्ड मार्केट में लगेगा कि या तो सरकार पॉलिसी बदल देगी, या नहीं तो सुप्रीम कोर्ट पॉलिसी बदल देगी, या नहीं तो पार्लियामेंट पॉलिसी बदल देगी। और जब पॉलिसी बदल देगी तो हम इन्वेस्टमेंट क्यों करें। सबसे पहला सवाल यह है कि इस तरह का जो माहौल है, इस तरह का जो टर्मोइलिंग माहौल है, और उसमें जो माननीय जसवंत सिंह कह रहे थे वो बहुत सही है। इसके बाद मैं कुछ रिपोर्ट आपको कोट करना चाहूंगा जो आईएमएफ का रिपोर्ट है। और आईएमएफ कंट्री के बारे में क्या कह रहा है। आईएमएफ कंट्री के बारे में कह रहा है, यूएस के बारे में कह रहा है कि द यूएस इकोनॉमी कंटिन्यूज टू रिकवर विथ ईजिंग फाइनेंशियल कंडीशन सपोर्टिंग प्राइवेट फाइनल डिमांड इन द फेस ऑफ हायर कमोडिटी प्राइस। मतलब इसके बावजूद भी यूएस बढ़ रहा है। उसी तरह से वो दूसरों देशों के बारे में कह रहा है, ये ग्रेजुअल एंड एन इवन रिकवरी इज अंडरवे इन यूरोप। In Europe, the recovery is proceeding modestly 2.5. Overall, real activity in the region remains below its potential level and unemployment is still high. The recovery in Europe has been gaining traction despite renewed financial turbulence in peripheral countries of the euro area during the last quarter. जब ये आईएमएफ की रिपोर्ट कर रही है, ईसीबी की रिपोर्ट कर रही है, तो जो यूरोजोन क्राइसिस का ये आईएसआई की तरह हम लोगों को डर बिठाया जा रहा है, ये कहां है, इसके बारे में यदि देश को बताया जाए, हमको बताया जाए तो ज्यादा सुविधा हो। दूसरा, कुछ और, पिछली बार एफडीआई के बारे में हमने कॉलिंग अटेंशन डाला था, और कॉलिंग अटेंशन में आपने कहा था कि इस तरह का नहीं होगा, क्योंकि मैं गीतांजलि की एक लाइन कोट करना चाहता हूं जो माननीय रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने कहा, हमारे यहां वो शांति निकेतन बनाना चाहते थे। उन्होंने कहा था कि जगते आनंद यज्ञ आमार निमंत्रण, धन्य हल धन्य हम आमार जीवन। यानी पूरे दुनिया को, मानव जीवन को आनंदित करने के लिए हमारा ये जीवन बना है। ये जीवन पर, मतलब मनुष्य जीवन जो है एक बार मिलता है, और हम मनुष्य के बारे में यदि सोचें तो ज्यादा बढ़िया होगा। एफडीआई इन रिटेल के बारे में आपने 25 मार्च को कहा था नहीं आएगा, और आपने मुझे ये समझाया था कि जो ये इकोनॉमिक सर्वे आता है इसमें सारे व्यूज इकट्ठा होते हैं, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर उसको देखते हैं, उसमें से 2 रिपोर्ट इस बार आपने पेज नंबर 355 में कहा है। वो है यूएस का द डॉड फ्रैंक एक्ट और दूसरा वाइकर्स कमीशन रिपोर्ट। ये 2 जो है आपने कोट करके बताया है, और इसके कारण क्या इंपैक्ट होगा इकोनॉमी में, ये मैं समझने का प्रयास कर रहा था। क्योंकि हम इतने तैयार हैं कि नहीं है। डॉड फ्रैंक रिपोर्ट क्या कह रहा है, यह कह रहा है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन विथ अथॉरिटी एंड इंडिपेंडेंस, क्या हम इतने तैयार हो पाए हैं। एडवांस वार्निंग सिस्टम, अर्ली वार्निंग सिस्टम कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री का नहीं चल रहा है, वो एडवांस वार्निंग सिस्टम कंज्यूमर के लिए देने की बात कर रहा है, क्या हम उसके लिए तैयार हैं। वो कह रहा है कि इंडिपेंडेंट हेड होगा, कंज्यूमर फाइनेंशियल प्रोटेक्शन ब्यूरो बनेगा, और उसमें जो है इंडिपेंडेंट हेड होगा, इंडिपेंडेंट बजट होगा, इंडिपेंडेंट रूल राइटिंग होगा, एग्जामिनेशन होगा, एनफोर्समेंट होगा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन होगा, एबल टू एक्ट फास्ट होगा। इसके बाद वो कह रहा है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ओवरसाइट काउंसिल बनाया जाएगा, और उसमें जो है एक्सपर्ट्स मेंबर लगेंगे। और उसके बाद वो कह रहा है कि जो बेल आउट का जो पैकेज आएगा उसमें टैक्स पेयर को जो है फंड करेंगे, बेल आउट करेंगे, डिस्करेज करेंगे एक्सेसिव ग्रोथ एंड कंप्लिसिटी को। और फिर बोलकर रूल की बात करता है, फिर कह रहा है रेगुलेशन बनाएंगे, और कह रहा है कि फ्यूनरल प्लान बनाएंगे, उसके बाद लिक्विडेशन का प्रोसेस बनाएंगे, फिर फेडरल रिजर्व इमरजेंसी लैंडिंग करेंगे, सुपरवाइजरी अकाउंटेबिलिटी करेंगे, इलेक्शन ऑफ फेडरल रिजर्व बैंक प्रेसिडेंट होगा। क्या हमारे यहाँ संभव है?
और यदि नहीं संभव है तो इस तरह का मार्क देने के पीछे हम देश को किस दिशा में ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। और इस बार दादा मैं आपकी बात इसलिए नहीं समझने का प्रयास करूंगा कि आपने कहा था कि किसी तीसरे का वो एफडीआई इन मल्टी रिटेल है, और वो एफडीआई इन मल्टी ब्रांड्स रिटेल जो है, मैं बालवाट की चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन ये जो डॉड एंड फ्रैंक एक्ट है ये किस तरह से हमारे देश में लागू होगा? क्या हमारा देश इतना आगे आ गया है कि हम डॉड फ्रैंक में जाएं? और उसी तरह से वाइकर्स का रिपोर्ट है, और वाइकर्स के रिपोर्ट में क्या है कि वो भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात करता है। वो कहता है कि बैंक्स को जो है एब्जॉर्ब लॉसेस करने के लिए बनाएंगे। इसका मतलब कि जो लॉस होगा, जो एक्सचेकर में हम लोगों से होगा, वो लॉस को जो है करते हुए आप लिक्विडिटी उसमें करेंगे। हमारे अभी रिजर्व बैंक ने कितना पैसा दिया है, ईसीबी आपने यदि खोला है दादा, तो इसके पीछे रीजन ये है कि आपके बैंक में पैसा नहीं है। आप चाहते हैं कि ये जो जितने बेल आउट पैकेज हैं या जितने इंडस्ट्रिस्ट हैं, यदि वो बाहर से पैसा ला पाए तो ला पाए, क्योंकि आपके पास लिक्विडिटी इतनी कम है। तो क्या आप एब्जॉर्ब लॉसेस करना चाहते हैं? इसके बाद वाइकर्स रिपोर्ट जो है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बात कर रहा है। क्या हम उस दिशा में आगे बढ़ पाने की दिशा में जा रहे हैं? क्योंकि हमने जब इंश्योरेंस सेक्टर खोला था तो इंश्योरेंस सेक्टर में हमने कहा था कि 26% से जो है 49% नहीं होगा, उसके पहले हम उसको मार्केट में ले जाने की बात करेंगे। आज सारी इंश्योरेंस कंपनियां जो है पीछे जा रही हैं और वो आपसे डिमांड कर रही हैं कि 26% से 49% चले जाएंगे। तो जब हम फाइनेंशियली इतने साउंड नहीं है, हम इतने मैच्योर नहीं हो पाए हैं, तो ये वाइकर्स रिपोर्ट अपने को कितना यूजफुल करेगा? इसके बाद वो पॉलिटिकल रिकमेंडेशन की बात कर रहा है। जितना पॉलिटिकल टर्मोइल है, एक सरकार चलाना, एक गठबंधन चलाना इतनी परेशानी है, और उसमें से एक स्टेबिलिटी, क्योंकि यूके में यह सिस्टम लागू हो सकता है, यूएस में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, यूके में 2 पार्टी सिस्टम है। क्या हमारे यहाँ चीजें संभव है? अभी रेल का भाड़ा बढ़ाया, एक मंत्री जी ने रेल का भाड़ा दूसरे आदमी ने खत्म कर दिया। तो जिस कंट्री में इस तरह का सिचुएशन है, क्या आपको लगता है कि ये चीजें हम आगे कर पाएंगे? इसके बाद वो रिंज फेंस के स्कोप की बात करते हैं, ये और भी मुश्किल चीज है। तो मेरा ये कहना है कि आप जो ये डॉड फ्रैंक एक्ट की बात करते हैं, वाइकर्स की बात करते हैं, यूरोजोन की बात करते हैं, आईएमएफ की बात करते हैं, मुझे लगता है कि हम कहीं न कहीं इस दिशा में जा रहे हैं जहां से देश को लौटना मुश्किल हो रहा है। ये देश आम लोगों का 80% लोग, अभी जितना मैंने भाषण सुना, 80% लोग मार्जिनल फार्मर हैं। आप डायरेक्ट सब्सिडी किसको देंगे? क्योंकि आप यदि देखेंगे तो आईएमएफ का जो एक रिपोर्ट है फ्यूल के लिए, क्या हमने पेट्रोलियम के लिए कभी सोचा है कि वर्ल्ड में पेट्रोलियम यदि खत्म हो जाएगा तो उसके लिए क्या दूसरा अल्टरनेट हो सकता है? या वर्ल्ड में यदि इसका प्राइस जो है $200-300 पर बैरल हो जाएगा तो उसके लिए हमने क्या सोचा है? क्या उसके स्टॉक की बात किए हैं? फूड के बाद फूड प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगा, क्या उसके बारे में हम सोच रहे हैं? फूड सब्सिडी के बारे में जिस तरह से ये रिपोर्टें आ रही हैं, एक और कमीशन बन गया, सक्सेना कमेटी, तेंदुलकर कमेटी, अर्जुन सेन गुप्ता कमेटी, हासिम कमेटी के बाद एक और कमेटी हमने बना दिया है। तो क्या हमको लगता है कि वो मीट कर पाएंगे? 50,000 का पिछले बार का जो फर्टिलाइजर सब्सिडी था वो 90,000 करोड़ पर जा रहा है। हमारे पास गैस नहीं है, हमारे पास अल्टरनेट सोर्स नहीं है, हम उसको कैसे दबा सकते हैं, दाम को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? इस कंट्री में क्या हमने इस बारे में सोचा है? और उसके बारे में क्या बजट में कोई किसी प्रकार का विजन हम दे पाते हैं? नदियों को जोड़ने का एक बहुत बड़ा सवाल है। इस देश में आप डायरेक्ट सब्सिडी देंगे तो फर्टिलाइजर में कैसे देंगे? आप गांव के लड़के हैं और मैं गांव का लड़का हूं, मेरे खेती है और मैंने किसी को करने के लिए दे दिया है बंटवारा पर, लेकिन उसका कोई लिखा पढ़ी नहीं होता है। तो आप मुझे पैसा देंगे कि हमने जिसको खेत बंटवारा करने के लिए दिया है उसको देंगे? ये फर्टिलाइजर सब्सिडी किस तरह से किसानों तक पहुंचेगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो मैं ये कह रहा हूं कि जिस कंट्री में इस तरह की बातें हैं, हम क्या इस तरह से मैच्योर हो पाए हैं? आज मैं इतना ही कहूंगा कि रहमान का एक दोहा है कि समय लाभ नहीं, समय चूक चतुरंचित रहमान लगी, समय चूक की हूक। ये समय है, आपके पास समय है, आप देश को अच्छे दिशा में ले जाना चाहते हैं, आपने बैकवर्ड रीजन के बारे में सोचा है, हमारे लिए सोचा है, आप कुछ करना चाहते हैं। इस कोएलिशन पॉलिटिक्स के दायरे से अपने को बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि अगला साल जो है यही एक मौका था दादा जब आप बजट में बहुत कुछ प्ले कर सकते थे। अगले साल बजट का जो होगा वो इलेक्शन का ईयर होगा, जो भी घोषणाएं होंगी, सब्सिडी देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा, बैंक को फार्मर का लोन माफ करना पड़ेगा। तो मुझे नहीं लगता कि आपका फिस्कल डेफिसिट जो है वो कम होने वाला है। आपका जो
फाइनेंस का है वो पूरा बिगड़ जाने वाला है। इस मौके को हमने खो दिया, आज भी मौका है। मुझे लगता है कि रहमान की उस दोहा के साथ कि ये जो समय है इसकी हुक नहीं रह जाए आपके मन में, इसके बारे में यदि कुछ हो सके तो देश का भला होगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। श्री अजय कुमार।